बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इकरा मीमन है और मैं अभी यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी जो सर ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। आज सर का मैंने जो भी लेक्चर सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं जो आई हूँ उसका आज का मेन टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो है करियर गाइडेंस। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप सब यहाँ पर आकर इस उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी का पार्ट बनकर कुछ सीखने कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। और इसी के लिए मैं आज आपके करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले तो आज जो हमारा जितना भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो भी लेक्चर होगा वो उस करियर गाइडेंस के रिलेटेड होगा। तो आप सब अपनी बहन समझ के मुझे पूछ सकते हैं। आपको जो भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको क्योरीज हो, जो भी मसले मसाइल हो, मैं आपके कोशिश करूँगी कि इस सेशन के एंड आने तक आपके सारे मसले मसाइल हल हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल का जो यूथ है, आप सबकी जो उम्र है, मुझे लगता है 15, 16, 17, 18 साल की जो उम्र है, इस उम्र में सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो यही रहता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। पहला कन्फ्यूजन, सही कह रही हूँ मैं? दूसरा कन्फ्यूजन हमें क्या रहता है कि करना कैसे। आप में से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक पता नहीं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या कुछ और करना है, नहीं डिसाइडेड है। और जिन लोगों का डिसाइडेड है तो उन्हें ये नहीं पता कि हमें करना कैसे है, कहाँ से करना है, कहाँ से अच्छे तरीके से वो चीज़ हो पाएगी। और ये बहुत बड़ा मसला है। मसला इसलिए भी है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो इंडिया में आप देख सकते हैं लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। आपने एजुकेशन, बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन ले ली है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। हम करियर किस तरीके से डिसाइड करते हैं? करियर हम डिसाइड करते हैं हमारे फ्रेंड्स हमें जो कहते हैं, कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ कह दिया, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार आके हमें कुछ कहते हैं, हम उसके बेसिस पे करियर डिसाइड करने लगते हैं। करियर किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए? बेशक आपके पेरेंट्स आपके बारे में जानते हैं, वो आपको सही एडवाइस भी देते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को जानते हो शायद उतना अच्छे तरीके से आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं जानते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या स्किल, क्या टैलेंट है, आपके सब्जेक्ट्स, आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है, आप क्या सब्जेक्ट आगे जाके पढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है या फिर आगे जाके आप उस बारे में और बढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे लगता है यहाँ पर सब 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कोई 11th 12th के स्टूडेंट्स भी हैं। ओके, तो अभी ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस ईयर के बाद आप सबको अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। तो कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, बायो में, मैथ्स में, कॉमर्स में, और कुछ लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा। तो आज के इस लेक्चर के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको एक क्लैरिटी मिले कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास फील्ड्स बहुत सारी है और हमारे पास नॉलेज उन फील्ड्स का बहुत कम है। हमें ये नहीं पता कि अगर हमें डॉक्टर बनना है हमें क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, हमें आगे जाके उन्हें किस तरीके से प्रॉपर। डॉक्टर में भी अगर हम देखें डॉक्टर, तो जैसे कि सर ने बताया अभी BOMS है, MBBS है, उसके अलावा BDS है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनगिनत ऑप्शंस हैं। आपको कौन सी फील्ड में जाना है ये आपको चूज़ करना होगा। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग देख लीजिए, इंजीनियरिंग में भी लाखों ऑप्शंस हैं, आपको उनमें से चूज़ करना होगा कि आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जैसे कि सर ने बताया IAS ऑफिसर, सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज के बारे में लोगों का एक बहुत ही मिसकंसेप्शन में कहूँ है कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग तैयारी ही नहीं करते सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो हर साल करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग सिविल सर्विस के UPSC CSE एग्ज़ाम को देते हैं। उसमें से करीबन 10,000 लोग प्रीलिम्स, जो उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करते हैं। उसमें 10,000 लोगों में से कुछ चुनिंदा 5,000 लोग क्लियर करते हैं मेंस एग्ज़ाम को। फिर वो सब लोग इंटरव्यू देने के लिए 3rd स्टेज पे जाते हैं, जिनमें करीबन 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं और वो बाकी सारी सर्विसेज में जाते हैं।
और उन सर्विसेज में है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये एग्ज़ाम्स कैसे हैं, ये एग्ज़ाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एग्ज़ाम्स आप कब दे सकते हैं, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अभी क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, ये सारे डाउट्स आप सभी के मन में होंगे। राइट, एम आई करेक्ट? तो इसीलिए हम ये आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें इन फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है आप फ्यूचर के लिए। अभी आप अगर देखें तो बुरहानपुर में बेशक आप इंजीनियर्स देख सकते हैं, डॉक्टर्स देख सकते हैं, आपके जो पहचान में है, रिलेटिव्स में है, लेकिन सिविल सर्विसेज में आपको देखने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे और लोग इसमें नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता। तो मैं आज आपको सिविल सर्विसेज के ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी गाइड करने के लिए आई हूँ और आप जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो उम्र है, जो अभी आप सब 10th क्लास में हैं, तो ये आपकी जो उम्र है, ये आपकी उम्र का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल फेज़ है। आप इस उम्र में जो भी फैसला, जो भी डिसीजन लेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे पड़ने वाला है। आपकी लाइफ में आप क्या बनेंगे, कितने कामयाब होंगे, कितने आप सक्सेसफुल होंगे, इसका डिसीजन ये अभी आपको इसी उम्र में लेना है। अगर आपने ऐसी फील्ड में एडमिशन ले लिया जो फील्ड आपको पसंद ही नहीं, आपने अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स की बात सुन के अगर आपने ऐसी चीज़ में एडमिशन ले लिया जिसमें आपको पसंद ही नहीं, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है, तो आप आने वाले कल में आपका भविष्य सही नहीं होगा। और अगर आपको भविष्य को, अगर आपको सही राह में जाना है तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अब जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, आमतौर पे लोग लेते हैं साइंस, बायो, मैथ्स, कॉमर्स। मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़। शायद ही आप लोगों में से किसी ने ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सुना होगा। ह्यूमैनिटीज़ को आमतौर पर लोग आर्ट्स कहते हैं, ठीक है। बुरहानपुर में ये सब्जेक्ट न्यू है, लोग अक्सर 10th के बाद ये सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको सोशल साइंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आर्ट्स लेना यानी ह्यूमैनिटीज़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप साइंस लेके, कॉमर्स लेके, बायो लेके, मैथ्स लेके भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। लेकिन आप अगर पहले से ही ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं और आर्ट्स से 11th-12th से अपनी स्टडीज़ करते हैं तो आगे जाके आपके लिए सिविल सर्विसेज बहुत आसान हो जाती है। तो अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपका जो फ्यूचर है, आपको अभी 10th क्लास में सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। एक बार आपको लक्ष्य पता चल जाएगा, उसके बाद आपकी राह बनती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मौजूद लोगों को अगर समझ में आ जाए कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको डॉक्टर बनना, लोगों का इलाज करना अच्छा लगता है, आप डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आपको बायो लेना है और फिर आपको नीट देना है, फिर आपको MBBS करना है या फिर BDS करना है, वो सब बात की बात है। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये डिसाइड हो चुका है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, और कितने लोग हैं यहाँ पर? चलिए, मैं देख सकती हूँ कुछ चुनिंदा हाथ हैं यहाँ पर, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं। पीछे से शुरुआत करते हैं। जी, इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर में बहुत सारी फील्ड है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, क्या बनना चाहते हैं? जी, साइंस में भी देखिए, बैठ जाइए, साइंस में भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि साइंस में केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, उसके अलावा बहुत सारी इंजीनियरिंग्स होती है। तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ से वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और किसने हाथ उठाया था? जी जी, तो आप माशाल्लाह बैठिए। तो आपने ये IAS ऑफिसर आपको बनना है, तो आपने अभी से मतलब आपका लक्ष्य तय है कि आपको IAS ऑफिसर बनना है। तो इसके लिए आपने अभी क्या सोचा है कि आपको आगे क्या करना है?
मतलब इसके लिए आपको कौन सी ग्रेजुएशन, कौन सी डिग्री लेनी है, या फिर अभी आपको इसके बारे में जानने के लिए अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको अभी तक नहीं पता है। तो मैं जब 9th क्लास में थी, 10th क्लास में थी, तब जब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, आई वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज एंड सर्व द नेशन एज अ सिविल सर्वेंट, तब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था। इट्स नॉर्मल। तब तक मैंने ये भी नहीं डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना है। 10th में आने तक के आई वॉज थिंकिंग कि मैं मेडिकल सर्विसेज में जाऊँगी, आई विल चूज़ बायो साइंस एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, जितना मुझे मैं अपने आप को किस तरीके से फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, आज आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं। आज आप अपने आप को इंजीनियर देखना चाहते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर देखना चाहते हैं, कि आप अपने आप को कलेक्टर देखना चाहते हैं। उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों भी स्टूडेंट्स का आंसर, कि उनका लक्ष्य डिसाइडेड है। और किन बहन ने हाथ उठाया था? हाँ, दैट्स रियली ग्रेट, माशाल्लाह। तो जैसे कि अभी मैं देखती हूँ कि हाँ, 1-2 लोगों को IAS ऑफिसर, 1-2 लोगों ने इंजीनियर, और किसने हाथ उठाया था? जी बोलिए। I want to become a MBBS doctor and inshallah I will do. माशाल्लाह। तो जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों का लक्ष्य डिसाइडेड है, द एम डिसाइडेड है, गोल डिसाइडेड है कि उन्हें लाइफ में क्या बनना है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो है वो ये है कि अभी तक जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि उनके लाइफ में क्या बनना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों ने, अब मैं उन लोगों से ज़्यादातर बात करना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि लाइफ में क्या बनना है। तो देखिए, अगर लाइफ में क्या बनना है आपका ये डिसाइडेड नहीं है, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए। अब डिसाइड कैसे करेंगे? तो डिसाइड कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उसको देखिए। आपको ऐसा मत देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, इंटरेस्ट को टाइम दीजिए। आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस में आगे पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि आप ये देखिए कि आपको फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं। उसी बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनना है। मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ कि आपको किस तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। उसके बाद आपके पास करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आजकल के ज़माने में करियर सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज, टीचर तक के लिमिटेड नहीं है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। और अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है, पर मुझे लगता है कि मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। तो आप मोबाइल का सही उपयोग करके, सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करके आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आप ये देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड में ग्रेजुएशन आपको करना है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट में दी हुई सारी जानकारी सही नहीं होती, आप कई बार मिसगाइड हो सकते हैं। तो इसलिए ही हमारा आज का ये करियर काउंसलिंग सेशन है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ, स्पेशली सिविल सर्विसेज के बारे में। मुझे 2-3 लोगों का सिविल सर्विसेज का रिस्पॉन्स आया, तो मैं आपको सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाली हूँ आज। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आपको बाकी फील्ड्स में जाना है तो आपको अभी क्या करना होगा। एक बात मेरी और ध्यान रखिए, जैसे कि सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये आपकी जो जवानी है, ये जो यूथ है, द यूथ विच स्टार्ट फ्रॉम 13 ईयर्स एंड एक्सटेंड टिल 30 ईयर्स, ये टाइम है कि आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, प्रॉपरली चैनलाइज़ करें। क्योंकि अगर आपने इस टाइम को चैनलाइज़ नहीं किया, इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया, तो आप आने वाले 10-20 साल बाद रिग्रेट करेंगे, अफसोस करेंगे, पछतावा करेंगे कि काश मैं इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर लेता या कर लेती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ पर मैं आज हूँ। और अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, तो आज से 10 से 20 साल बाद आप अपने आप पे गर्व करेंगे कि मैंने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया, सही तरीके से मुझे गाइडेंस मिली, तो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि करियर ऑप्शन्स बहुत सारे हैं। कोई भी करियर ऑप्शंस, ये मत सोचिए कि मेरा करियर ऑप्शन उससे इन्फीरियर है। ये मत सोचिए कि आपके फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं, फ्रेंड्स मेरा BCom कर रहा है, BBA कर रहा है, BA कर रहा है, मैं भी वही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स के डिसीजन के बेसिस पे अपना डिसीजन ना लें। गाइडेंस आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको जितना आप इल्म हासिल करें उतना कम है। आप इल्म हासिल कीजिए अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से,
टीचर से, लेकिन डिसीजन आप वही ले जो आपको पसंद हो, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी जानते हो, आप क्या कर सकते हो ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसको गोल को तय कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि आप वो कैसे बने इसकी गाइडेंस आप लेना शुरू करें। और साथ ही साथ जैसे कि सर ने बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी कहूँगी कि अभी इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हज़रत अली की एक रिवायत है, 2 चीज़ें ऐसी है जिसकी जाने के बाद आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है, एक है सेहत और एक है यूथ यानी जवानी। तो बेसिकली आपकी ये जो लाइफ टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेज़ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। और इस फेज़ में मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ जो हम सबको होते हैं और ये बहुत कॉमन है, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इससे दूर हट के हम हमारी पढ़ाई पर, हमारे करियर पर फोकस कर सकें। तो जैसे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे होती है, वो चाहे हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस हो गए, डिस्ट्रैक्शंस हो गए, ये सब चीज़ों को हमें दूर करते हुए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन है, सबके साथ होती है। इन सब चीज़ों के साथ आपको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 10 या 20 साल बाद आप क्या बनेंगे और क्या आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या गाइड करेंगे। ये आज जो आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज यूपीएससी के बारे में दूंगी कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है और क्या इसके फेजेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ। देखिए, तो जैसे मैंने पहले बताया और अभी बता रही हूँ कि यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कमीशन है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हर साल। तो यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, CSC। तो ये पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन डिग्री। मतलब जब तक आप एक ग्रेजुएशन डिग्री ऑब्टेन नहीं कर लेते कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जब तक आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब 12th क्लास के बाद आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है फ्रॉम एनी फील्ड, चाहे आप मेडिकल साइंस से ले, कॉमर्स से ले, BA करें, BA LLB करें, कोई भी डिग्री आप ले, लेकिन उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे कि मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि CSC कैसे होता है, कैसे कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो इसके हर साल नोटिफिकेशन आते हैं अराउंड मार्च अप्रैल, और इसमें आपको इसके एग्ज़ाम के 3 फेजेस होते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, सेकेंड होता है मेंस, आई होप आई एम विजिबल है सबको यहाँ से, और थर्ड होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स कैसा होता है। मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है, आप और रिसर्च कीजिए, और ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए इसके सब्जेक्ट, इसके सिलेबस। प्रीलिम्स जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है CSET जो कि होता है हमारा 250 मार्क्स का, जिसमें आपकी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट होती है। मुझे लगता है आप सबको पता होगा एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग क्या है। उसके अलावा 250 मार्क्स का जो एक पेपर होता है वो आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो जो हमारा प्रीलिम्स है इसके 2 पार्ट है, जैसे कि मैंने अभी प्रीलिम्स बताया, तो ये प्रीलिम्स के टोटल जो है 2 पार्ट हैं, यानी 2 पेपर हैं। एक है हमारा CSET 250 मार्क्स का, और दूसरा है हमारा
जो है हमारा मेन पेपर होता है प्रीलिम्स का, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट, जब आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, ये जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें हर साल, आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें 2021 का देखें, 2020 का देखें, तो आपको पता चलेगा कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें अपेयर होते हैं। लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस तक की स्टेज में पहुंचने वाले बच्चे सिर्फ 10,000 बचते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 0.1% है। जो फाइनली पास करके IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स बनते हैं, इसका परसेंटेज सिर्फ 0.1% है। पासिंग रेट, सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। बेशक ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको टफेस्ट एग्ज़ाम बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते या अपने आप को आप कम समझे या आप ये समझे कि आपसे क्लियर नहीं होगा। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो वो बच्चे मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल आपके पेपर्स होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। उसके बारे में आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मेंस में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको 2 पेपर देने होते हैं, 250 मार्क्स ईच, ओके, 500 मार्क्स इन टोटल। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। 25 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री से लेके टोटल लाइक लॉ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जिसने मेडिकल साइंस लिया है उसके लिए भी केमिस्ट्री, बॉटनी, सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो 25 सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको 2 पेपर देने हैं, 250 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसके 2 पेपर देने हैं। इसके अलावा आपका एक होता है ऐसे पेपर। तो जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर एक और ऐसे पेपर होता है, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपको 250 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है ऑन द गिवन टॉपिक। आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको सेलेक्ट करके उसमें ऐसे पेपर लिखना होता है। इसके अलावा आपको समझना है ऑप्शनल और ऐसे के अलावा आपका एक जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर जो होता है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज आजकल हो गई है, तो आपको इंग्लिश इसमें पढ़ना ज़रूरी कंपलसरी है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। आप कोई भी ऑप्शनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक उर्दू, हिंदी, अरबिक, बोडो, मैथिली, एनी लैंग्वेज यू कैन सेलेक्ट आउट ऑफ ऑल द रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ, जो भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सभ्यता प्रोवाइड की है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक आपको देना होगा इंग्लिश में पेपर और एक पेपर आपको देना होगा जो भी आप ऑप्शनल लैंग्वेज सेलेक्ट करें उस बारे में, जो भी आपकी मदर टंग हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे, इंग्लिश और ऑप्शनल लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे होते हैं 4 पेपर जो कि कंपलसरी सबको देने होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं। वो होते हैं GS1, GS2, GS3 और GS4। यानी GS मतलब जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 एंड 4। 4 अलग अलग पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से आपका जो GS1, 2, 3, 4 होता है उसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में अगर आप डिटेल निकालें तो उसमें बेसिकली सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ में करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपको OMR शीट, जैसे कि आपको पता होगा OMR शीट में रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करके देना होता है। और मेंस एग्जाम जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर्स। एंड प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मेंस एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नाउ जो मेंस एग्ज़ाम क्लियर करता है GS1, 2, 3 एंड 4 और ये सारे ऑप्शनल ऐसे इंग्लिश और ऑप्शनल लैंग्वेज देने के बाद जो आपका टोटल निकलता है उसमें जिसका कट ऑफ क्लियर होता है वो इंटरव्यू देने के लिए फाइनलाइज होता है। और इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू देने के लिए फाइनलाइज होता है मेंस सब्जेक्ट देने के बाद। नाउ कम्स द इंटरव्यू स्टेज। तो इंटरव्यू स्टेज की बात करें तो इंटरव्यू स्टेज के लिए आपको एक कैबिनेट को फेस करना होता है जो कि बेसिकली आपको न्यू दिल्ली जाके इंटरव्यू देना होता है। तो न्यू दिल्ली में जाके आपका इंटरव्यू वहाँ पर होता है। आपके सामने ऑलरेडी जो IAS ऑफिसर्स रह चुके हैं, जो है रिटायर्ड
आपका एक कैबिनेट 6 पीपल का एक कैबिनेट आपका इंटरव्यू लेता है, और उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो उसके बाद एक बेसिक सा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका, फिजिकल टेस्ट। लाइक उसके कुछ फिजिकल नॉर्म्स होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आईपीएस में जाना चाहते हो, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो देयर आर सम फिजिकल नॉर्म्स, लाइक आपकी हाइट इतनी होना चाहिए, आपकी वेट इतना होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू रन इन पर्टिकुलर टाइम, यू शुड हैव अ पर्टिकुलर हाइट। ये सब चीज़ें अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो, देन फाइनली यू गेट इनटू अ सर्विस एंड आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आपकी चॉइस की सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का प्रोसीजर, इस तरीके का नॉर्म होता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। हम यूजुअली उसको यूपीएससी एग्ज़ाम कहते हैं, बट यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्ज़ाम। यूपीएससी इज़ अ कमीशन एंड सीएसई, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इज़ द एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। एम आई क्लियर? तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई करियर रिलेटेड डाउट हो तो पूछ सकता है। प्लीज़ रेज योर हैंड। नो डाउट्स एट ऑल? आईएएस के लिए अगर हमें आईएएस चूज करना है तो उसके लिए भी फिजिकल टेस्ट होता है। आईएएस के लिए ओके, हाँ अच्छा सवाल है, बैठिए प्लीज़। तो आईएएस के लिए आपको बेसिकली कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसमें मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया जैसे कि हमें जो होता है वो हमें नहीं होना चाहिए। एंड बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ है जो करेक्ट हो सकती है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप आईपीएस में जाना चाहते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपको एक लॉन्ग रन, लॉन्ग जंप, हाई जंप और कुछ मेजर्स है वो आपको फुलफ़िल करने होंगे। उसके बाद ही आप जो है आईपीएस में, मतलब आईपीएस आपको सर्विस अलॉट की जाएगी। एनी अदर डाउट्स यू हैव? क्लियर है? ओके। तो आई होप ये जो यूपीएससी जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं और जिनको यूपीएससी के बारे में नॉलेज होती है, जिनको बनना होता है आईएएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में जाना होता है, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से स्टेजेस होती है एग्ज़ाम की, और किस तरीके से आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको प्रोसीजर अप्लाई करनी होगी। अब एक और चीज़ ये होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम सब्जेक्ट क्या लें 10th क्लास के बाद। लाइक अगर हमें सिविल सर्विसेज में जाना है तो हम सब्जेक्ट क्या लें। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। कुछ लोग बैकअप रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस उन्होंने ले लिया और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है तो उनके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा मेडिकल सर्विसेज का। लेकिन अगर जिनको कंफर्म है कि नहीं हमें सिर्फ सिविल सर्विस में ही जाना है, वो ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, और यानी ह्यूमैनिटीज़ को हम आम शब्दों में आर्ट्स कहते हैं, तो वो लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि 11th-12th का जो ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हद तक के जो है हमारा जो मेन सिलेबस होता है GS 1, 2, 3 एंड 4 का, उससे मैच करता है। तो आई होप इतना सब क्लियर है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में हमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। जैसे कि हम सिर्फ ज़्यादातर जो ऑप्शन सुनते हैं जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यही सब चीज़ें हम सुनते हैं और यही चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज में होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ये जैसे कि यूपीएससी एक कमीशन है, जैसे कि मैंने बताया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही एसएससी यानी एसएससी भी एक कमीशन है, और एनडीए इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए भी एक ब्रांच है गवर्नमेंट की। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और रेलवेज़। तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बाकी इन सब चीज़ों के लिए भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। और अगर आप इन सब चीज़ों में भी जाना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इनके सबके डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप अपीयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी के लिए भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हैं, CHSL।
तो आप इसमें बहुत सारी सर्विसेज है उसमें आप अलॉट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो कौन से एग्ज़ाम्स दें। तो आप लिस्ट निकालिए, नेट पे पढ़िए, नॉलेज लीजिए और पता कीजिए कि आपको अगर यूपीएससी के अलावा आपके पास गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए अगर किसी का मन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सिर्फ यूपीएससी इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन। इसके अलावा जो मैंने बताए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप जा सकते हैं अगर आपको आईएएस ऑफिसर के अलावा और कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अलॉट होना है। इसमें किसी को डाउट है कोई? नो डाउट्स? ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस साल आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम होगा, राइट? 10th क्लास का। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप में से सबका मतलब स्टडीज़ का मतलब आप में से कुछ लोग स्टडीज़ में अच्छे होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, किसी का स्टडीज़ में दिल लगता होगा, किसी में नहीं लगता होगा। एक चीज़ बहुत कॉमन होती है हम सब में, वो क्या चीज़ कॉमन होती है कि हम सबको कुछ ना कुछ लाइफ में बनना है, सक्सेसफुल होना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है या जो स्टडीज़ नहीं कर पाते, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमको स्टडीज़ के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं अगर हम स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में, आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, आप स्टडीज़ के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। अगर आपका स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुलिनरी आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं कुलिनरी आर्ट्स में। बहुत सारी फील्ड्स में आजकल आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो एकेडमिकली उतने ब्राइट नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करें। अब 10th क्लास आ गई है, कैसे कैसे करके अब हम आगे क्या करें, हमें इस स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हम इतना नहीं पढ़ सकते कि हम यूपीएससी, सीएससी, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करें, हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, हमें कुछ न्यू करना है, कुछ यूनिक करना है हमारी लाइफ में। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि एकेडमिकली ब्राइट ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत सारे ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस आपके सामने ऐसे हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन अगेन आपके पास वही आपके पास ये बात है कि आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आपको बनना क्या है, उसके बाद ही आप कोई फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। तो इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ छोटी सी, कि एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये थोड़ा मैं अगर आपका इस साल बोर्ड्स है तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगी। तो ये एक ट्रिक है, जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, मेरे 10th क्लास में 96.6% आए थे सीबीएसई से, मैंने 10th क्लास की थी अपनी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप शॉर्ट ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं और आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे आपको थोड़े से एकेडमिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली बात तो होती है सी फॉर कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़े तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट रीड आप करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम उसको समझते हैं तो आप फर्स्ट टाइम उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, उसको याद मत कीजिए। फर्स्ट टाइम आप समझिए सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं सेकेंड टाइम में, वो है एप्लीकेशन। मतलब आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या आप डिफरेंट तरीके से आंसर सोच पा रहे हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चंस पढ़े, आप उसके आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। थर्ड थिंग आपको जो करनी है वो है असेसमेंट। मतलब आपको लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको उठाने हैं, देखने हैं और ये देखना है कि आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और फोर्थ थिंग जो है वो है रिवीजन। तो ये चार चीज़ें जो है, अब फोर्थ अगर आप उसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपको रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो ये चार चीज़ें मैंने भी अपने बोर्ड्स में 10th बोर्ड्स में यूज़ की थी
और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो आई होप कि आप सब भी इसको यूज़ करें, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, असेसमेंट एंड देन रिविजन। इस चीज़ को आप अगर यूज़ करें तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी, और इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे मैं होप करती हूँ कि आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। अब इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो करियर से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। हाँ, ओके सर, मैं समझा देती हूँ। तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि ये ना जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होती है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया यूपीएससी होता है। जैसे कि यूपीएससी कौन कंडक्ट करता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अब उसके अलावा स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम भी होती है। जैसे कि हम सब एमपी के हैं, तो हमारे पास स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देने के ऑप्शंस हैं। हम एमपीएससी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो कि एमपीएससी मतलब मध्य प्रदेश जैसे कि हमें बताया आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही एक कमीशन होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन। तो इसके भी बहुत सारे आपको एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे, और इसमें भी इसकी भी प्रिपरेशन वैसे ही आप कर सकते हो जैसे आप यूपीएससी के करते हो। इसमें भी 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आपको, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी उनका यूपीएससी में नहीं हो पाया, वो स्टेट पीसीएस में प्रिपरेशन करते हैं। स्टेट पीसीएस में प्रिपरेशन करने का क्या फ़ायदा है? तो स्टेट पीसीएस में प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ये है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, एग्ज़ाम्स थोड़े से ईजी रहेंगे इन सेंस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में बैठते हैं, और उसमें से जो फाइनल सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है, सिर्फ 0.1%। लेकिन अगर आप एमपीएससी देते हैं तो एमपीएससी में आपका जो कंपटीशन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीपल से रहेगा। तो इसलिए आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, और कंपटीशन कम होने के कारण आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उठ के जा रहा है तो उसकी तरफ देखना ज़रूरी नहीं है। फोकस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। आपको जितना कम आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहाँ पर भी हैं अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल, फिजिकली, मेंटली आप वहीं रहें, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एम आई करेक्ट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? मैं क्लियर हूँ? एम आई क्लियर? ओके। तो सर ने मुझे बोला था एमपीएससी के बारे में बताने के लिए। एमपीएससी जो है अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अभी 10th क्लास में, ये बहुत पीक टाइम है कि आप कुछ भी नया शुरू करें इन सेंस, मतलब आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप ले लें, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लें, CU/CET ले लें, कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करनी होती है। वहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा फेस करनी होगी, वो होगी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को अपना लाइफ का एक पार्ट बना ले, एक टाइम बना ले, आधा घंटा 1 घंटा, कि आपको इतना टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर में भी आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इंसिडेंट्स होते हैं, आपको इंसिडेंट्स नहीं पढ़ना है, घटना ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको नॉलेज पढ़ना है, आपको नॉलेज ऑब्टेन करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक चीज़ आप आज के बाद ध्यान रखिएगा कि 2 चीज़ें आप सीख लीजिए। अभी तो इस साल आपका बोर्ड्स एग्जाम है, तो आप बेसिकली एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, एक तो कि आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आप आधा या 1 घंटा भी रोज़ का डेडिकेट कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, तो आप आज से ही इसको डेडिकेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और ये जो आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज रहेगा, ये कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है, कभी ना कभी आपको ये काम में आएगा। तो आधा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आप डाल लीजिए। न्यूज़पेपर आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल सर्विसेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक न्यूज़पेपर होता है, इसका नाम होता है, एक तो आप 2-3 न्यूज़पेपर होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा।
एक होता है हमारा द हिंदू पेपर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे होते हैं, सिविल डेली मैगजीन्स आती है, क्रॉनिकल, उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये आपको यहाँ पर नहीं मिले, ऑफलाइन मोड में नहीं मिले, आप ऑनलाइन इसको एक्सेस करके पढ़ सकते हो। इसका एक ऐप आता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है, आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, आपको पता लगाना है कि आप क्या कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्या बनना है डिसाइड करना है, और फिर कैसे बनना है ये आपको गाइडेंस के थ्रू पता करना है। और फिर उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन चालू करनी है। थोड़ी देर रोज़ करंट अफेयर्स को डेडिकेट अगर आप करें, और थोड़ी देर अगर आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर में इंशाल्लाह हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब होनहार है, जैसे कि सर ने बताया, तो आप बहुत कुछ लाइफ में बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। और उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी, इस वेलफेयर सोसाइटी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उम्मीद है जो मतलब नाम से ही जागती है इसको सुन के, कि हम सब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपका जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा हो। और इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग भी यहाँ पर रोज़ आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अस्सलाम वालेकुम।